Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to Devat Gate AC. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि अब 6-7 महीने बचे हुए हैं तो हम कंटिन्यूसली आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज डिलीवर करते रहेंगे और जहां तक हो सकेगा मेरा जो अपना तरीका है मैं उसी तरीके से काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जो आप क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं दोनों में फ़र्क होता है। क्रिकेट को पढ़ना, किताबों में पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सीखने के कंपैरिजन में। अगर आपको बैट और बॉल दे दिया जाए तो आप क्रिकेट आसानी से सीख सकते हैं। वैसे ही गेट का एग्ज़ाम है आपके सामने। गेट का एग्ज़ाम कैसे होता है कि गेट का एग्ज़ाम जैसे जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस चीज़ की ये टेक्निकल नॉलेज गेन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग ईमानदारी से मेहनत करके आपको ये सारे कंटेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं तो आप भरोसा रखिए कि जो चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ फाइनली गेट एग्ज़ाम के कंप्लीट होने तक आपको ये सब चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लेना कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के ही फॉर्म में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ओवरऑल फाइनली आपको तो वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है उसको आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है सब्जेक्ट वाइज, और उस सब्जेक्ट में सारे शॉर्ट नोट्स को सारे ये जो कॉन्सेप्ट हैं उस शॉर्ट नोट्स में लिख लेने हैं आपको। अगर मान लो क्वेश्चन के थ्रू मैं नहीं समझा पाता कि भाई मान लो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा जा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट का मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और रही बात जो सब्जेक्ट हैं जब भी मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा या बीच में ही मैं आपको उस सब्जेक्ट का अपनी तरफ से एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में चीज़ें आसानी हो। ठीक है, तो लगे रहो। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि भाई देखो हम दिन भर में सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस में से जो भी कॉन्सेप्ट निकलने वाले हैं उसको बहुत ही बेसिक लेवल से समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास समय नहीं है तो आप चैनल को क्विट करके कहीं और चले जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है बेसिक लेवल से चलना, क्योंकि छोटे छोटे जो लेवल पे बच्चे हैं उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं मैट्रिक्स से, जो कि मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहे फॉर द मैट्रिक्स 4 1 1 4 द आइगन वैल्यूज आर। आइगन वैल्यूज आर का मतलब हुआ कि आइगन वैल्यूज इसकी क्या होनी चाहिए, और ये मैट्रिक्स कौन सा है 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज कैसे निकलते हैं? आइगन वैल्यूज निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने वो वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे। बाकी मैं रेफर करूंगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए आप वो वीडियो जाके देखें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपके सामने एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, नॉर्मली कोई भी एक वेक्टर है। अगर मैं कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसमें मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये आपका वेक्टर। इस वेक्टर को अगर मैं कहूँ कि ये एक एक्स वेक्टर है, मान लो इसका नाम है एक्स वेक्टर, और इसकी नोटिफिकेशन अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये 2i 3j एंड 4k है। एक नाम मैंने दे दिया कि ये वेक्टर है। अब जानते हैं इस वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है। इस वेक्टर को लिखने के कई तरीके हैं। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ऐसे, सर 2 3 4। वेक्टर्स को लिखने के कई तरीके हैं। अब मैं ये कहता हूं कि कोई भी वेक्टर, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, देखना ध्यान से, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो से तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम दे देता हूं कि ये है एक मैट्रिक्स ए, मान लो कोई भी मैट्रिक्स, ये तो एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर को किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एंड अगर वो इक्वल टू आ रहे हैं किसके, किसी एक स्केलर के साथ वो वेक्टर सामने आ जा रहा है, मतलब कि वो अगर मैं किसी मैट्रिक्स के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई अंक हुआ 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, मतलब स्केलर क्वांटिटी के साथ हमें वो वेक्टर वैसे ही एज इट इज मिल जाता है। तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है। मतलब पहले क्या था ये वेक्टर, पहले एक नॉर्मल वेक्टर था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये वेक्टर क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात एक और है। ध्यान रखना, आइगन वेक्टर के लिए यहां पे जो आपने x को मल्टीप्लाई किया, जो एक x एक वेक्टर था और इसको मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल एक वेक्टर हो गया। अब अगर मैं कहूं कि x एक वेक्टर था, अगर मैं कहूं कि x एक वेक्टर था और ax भी एक वेक्टर है, लेकिन मैंने x को जब ax से मल्टीप्लाई किया तो ये एक लाइन में नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। दूसरी केस ये हो सकती है कि सर ये x वेक्टर था और जब मैंने a को भी इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ax वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में मिल गया, या फिर सर इस तरफ मिल गया, नेगेटिव ax मिल गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। सिंपल, यहाँ नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से है। तो सर क्या होगा इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो कंडीशन है ये तो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि x एक आइगन वेक्टर है अगर हमने मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और किसी स्केलर के साथ ये वेक्टर सामने आ गया। लेकिन साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये अगर कंडीशन आती है तो इस केस में नहीं, अगर हमने x को ये मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई किया और जो दूसरा वेक्टर आया वो x के साथ कोलिनियर नहीं था, मतलब एक लाइन में नहीं था, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो सर अप्लाई कहाँ होगी बेटा, अप्लाई यहां होगी, यहां होगी। अगर x वेक्टर और ax वेक्टर दोनों ही कोलिनियर हैं, ध्यान समझना, x वेक्टर और ax वेक्टर दोनों ही कोलिनियर हैं और ये कंडीशन को फिर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वो वेक्टर क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। मतलब कि ax बार इज इक्वल टू लैम्डा x बार, या वेक्टर बोल सकते हैं। ये फिर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है विद दिस कंडीशन के, इस कंडीशन को इंक्लूड करने के बाद, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा सर आइगन वेक्टर कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। और यहीं पे ही एक दूसरी चीज निकल के आती है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी। ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी। बात समझ में? तो आपको आई थिंक थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिला होगा कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या है। दूसरी चीज, अब हम आइगन वैल्यू को निकालते कैसे। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि आइगन वैल्यू को देखने के लिए
पूरी डिटेल में अच्छे से नॉलेज लेने के लिए मैं वीडियो को आपको रेफर कर दूंगा, आपको कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं इतना सफिशिएंट चीज़ें यही बता दूंगा ये कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही चलेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, कुछ और मेरे कुछ इन्वेंट किए हुए क्वेश्चन होंगे, कुछ एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन होंगे, कुछ नए नए क्वेश्चन का हम कम्बिनेशन जो है यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझेंगे तो एकदम डिटेल में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, ये पक्का मेरा वादा है, ठीक है। आपको बस ऐसे ही कनेक्टेड लगे रहना है। अब यहीं से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे होती है भाई? सर ax माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0 भी तो लिखा जा सकता है। सर x को कॉमन ले लो तो a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x इधर चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो सर a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेकिन ध्यान रखना a क्या है? a एक मैट्रिक्स है। क्या है ये? ए एक मैट्रिक्स है। और लेमडा क्या है? लेमडा सर एक स्केलर है। तो किसी मैट्रिक्स से किसी स्केलर को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सर हमने किया क्यों? बेटा कर दिया, हो गया, लेकिन इसको सुधार लेते हैं इस गलती को। कैसे? ए माइनस लेमडा आई कर देते हैं, और आई यहां पे क्या है? आई है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर जिसकी वैल्यू 1 हो हमेशा, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स में ले लूँ तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि अगर एक लेमडा स्केलर था, उसके साथ मैं मान लो सिंगल 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू तो नहीं चेंज होगी, लेकिन हमें एक चीज मिल जाएगा, वो ये कि ये एक तरह से लेमडा आई क्या ये फॉर्म ले लेगा, मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेगा। और अब मैं मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटा सकता हूं। बात समझ में? इसीलिए आप जहां कहीं देखते हैं a माइनस लेमडा आई लिखा होता है। अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूं तो अब मैं मेरे पास ये मैट्रिक्स की वैल्यू रखता हूं a माइनस लेमडा, और i ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये डायरेक्टली मैं अगर लिखूं इसको तो ये आ जाएगा 4 माइनस लेमडा 1 1 4 माइनस लेमडा। मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई और घटा दिया है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 4 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू आएगी 3 और 5। आप चेक कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इतना तो उम्मीद करता ही हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, और यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपके पास जो आंसर सही होने वाला है वो आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर नंबर 3। बात समझ में? तो आई होप सो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिला होगा कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करेंगे, आइगन वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर का क्या रोल होता है उसमें, और बहुत डिटेल्स के लिए वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उस पर अक्सर सच में सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस का डिस्कशन लगा रहा हूं। तो आप निश्चिंत रहिएगा कि ये फर्जी के क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन समझने से पहले भी मैंने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप वीडियोस के लिंक को मैं फिर से शेयर कर दूंगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू का दे देता हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सर लीनियर इक्वेशन कितने टाइप की हो सकती है? सबसे पहले ये देख लीजिए। लीनियर इक्वेशन हो सकती है आपके पास, एक तो होमोजीनियस
होमोजीनियस, एक हो सकती है सर नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस सर, होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन वो है बेटा जो ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप में आप लिख सकते हैं, और ए एक्स इज इक्वल टू 0। और होमोजीनियस इक्वेशन की एक खास बात क्या होती है, ये इसमें ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसी इक्वेशन जहां से कोई ना कोई एक सोल्यूशन 100% मिलना है, मतलब नो सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, सबसे टिप्स वाली चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 3 ही टाइप के सोल्यूशन उसमें मिल सकते हैं। पहला, या तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा, या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। एग्जैक्टली वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाता है। हमेशा याद रखना क्या मैंने बताया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ 3 टाइप के ही सॉल्यूशन मिलते हैं, एक या तो यूनिक सॉल्यूशन, एक या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक या है नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा, मतलब एक तो है तो यूनिक है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में काउंट किया जाता है। तो ऑलवेज कंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि उसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन 100% एग्जिस्ट करेगा, एक सोल्यूशन आएगा चाहे जैसे। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक सोल्यूशन भी आ सकता है, ये इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में? तो होमोजीनियस का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा तो यहाँ पे इसके 2 टाइप हो जाएंगे। ध्यान समझना, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। इसके 2 टाइप हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा कि यहाँ पे ट्राइवल सॉल्यूशन हो, एक ट्राइवल सॉल्यूशन मिल सकता है, और एक क्या मिल सकता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। बात समझ में? दूसरी चीज ये है कि सर आपने बताया कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है सर? मतलब ये है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, इन्होंने ये कर दिया है। देखिए ये एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ यार, आपके पास देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 0 हो, या फिर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या है, ax इज इक्वल टू 0 टाइप। लेकिन ये ax इज इक्वल टू 0 टाइप नहीं है, b के साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, तो ये नॉन होमोजीनियस से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन सर आपने बताया कि होमोजीनियस में ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है, समझ में? तो इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा और कंसिस्टेंट किस केस में होगा, वो हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये डिस्कस करते हैं कि सर ट्राइवल सॉल्यूशन क्या है और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या है। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब एक चीज याद रखना कि ऑलवेज कंसिस्टेंट जहां पे भी आए, यहां पे नो सॉल्यूशन नेवर अकर्स, नो सॉल्यूशन नेवर अकर्स। मतलब अगर कंसिस्टेंट है तो वहां नो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर होमोजीनियस, अगर मान लो यहाँ पे इस सेकेंड पोर्शन में, बी पोर्शन में 0 होता, तो इसका मतलब पहली बात तो नो सॉल्यूशन वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं खत्म कर सकते क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस टाइप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नॉन होमोजीनियस का इंडिकेशन क्या है सर, ये ax इज इक्वल टू बी टाइप का होगा, जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। सर ट्राइवल सॉल्यूशन पे आप थे, तो ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्राइवल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा कि मतलब कि जैसे अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0,
एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या था, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 था। ये दोनों इक्वेशन ध्यान देखना। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू 1 हो और y इज इक्वल टू -1 हो, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन हुआ। तो सर ट्राइवल सोल्यूशन ये हुआ कि अगर मैं x एंड y दोनों की वैल्यूज या और भी कोई वेरिएबल्स हो, सबकी वैल्यूज को अगर मैं जीरो कर दूं, सबकी वैल्यूज को जीरो कर दूं, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ट्राइवल सोल्यूशन से। मतलब कि ट्राइवल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा होमोजीनियस इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जीरो है, और अगर मैं x और y या z भी हो तो उसकी वैल्यूज अगर x y z की वैल्यूज में जीरो रख दूं तो फिर सोल्यूशन वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि x y z पे ये क्या नाम एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड जो है एग्जिस्ट करेगा वहां पे। तो ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब हुआ सर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ट्राइवल सोल्यूशन अगर आया तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है। अब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मतलब मान लो एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू आ जाए और उसके थ्रू वो जीरो हो जाए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये यूनिक सोल्यूशन है, उसको पता करने के लिए आपको रैंक ऑफ ए, मतलब अगर मैं इसको मैट्रिक्स को देखो, इस फॉर्म को कैसे मैं ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, जरा इसको देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू बी के फॉर्म में 1 2 1 2 1 2 1 1 1, ये हो गया क्या, मैट्रिक्स ए। उसके बाद x कैसे है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, क्या है यहाँ पे 6 6 5 ना, ये तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी का फॉर्म है। ये वही फॉर्म है जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो रैंक ऑफ ए की जो रैंक होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, ये है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर अगर रैंक ऑफ ए आ रही है तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर इनफिनाइट सोल्यूशन चाहिए तो रैंक ऑफ ए जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो लेस देन एन हो जाएगी, मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम आएगी। अगर मान लो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 3 हैं, तो इसका मतलब ये कम आएगा, चाहे वो 2 है, चाहे 1 है, चाहे 0 है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 से क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसको पहचानने का, ध्यान से समझना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर तो नॉट इक्वल टू 0 है तो ऑलवेज वहां पे क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो यहां पे आप कह नहीं सकते कि ये क्या हो जाएगा, या तो इनफिनाइट सोल्यूशन होगा, या तो इनफिनाइट सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशन आएगा। इस केस को हमेशा याद रखना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं और वो नहीं 0 आए तो इसका मतलब वहां पे यूनिक सोल्यूशन है और आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर वो 0 आ जाए तो आपके सामने 2 चांसेस हैं कि वो नो सोल्यूशन हो सकता है, वो इनफिनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि वो इनफिनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, रैंक निकालनी होगी। ये जो इंडिकेशन है ये रैंक का इंडिकेशन है, बाद में हम बताएंगे कि रैंक को कैसे निकालते हैं। समझ में आई बात? ठीक है।
अच्छा हाँ, तो फिर यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर यहाँ इन्फिनाइट सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ये तो हो गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या शर्तें हैं? अगर भाई इनकंसिस्टेंट है तो साफ दिख रहा है कि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन की शर्त क्या है सर? नो सोल्यूशन की एक शर्त यह है कि अभी अभी आपने बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो सकता है। और सर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। सर ये ए बी क्या है बेटा? ए बी ये है कि अगर आप रैंक सिर्फ निकालते हैं, मान लीजिए सिर्फ ए की रैंक निकालते हैं तो रैंक ए हो जाएगा, और अगर ए और बी दोनों की निकालते हैं तो रैंक ए बी हो जाता है। बस इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीका है। एक मैट्रिक्स ये भी है, एक मैट्रिक्स ए स्लैश बी भी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस मैट्रिक्स को? अगर मैं इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहूँ तो ये 1 2 1 2 1 2 1 1 1 स्लैश 6 6 5, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ए स्लैश बी मैट्रिक्स। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने जानकारी के लिए आप इस लाइन को याद रखते हैं, बाकी इसको हाइड कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आपको पता ना चले कि ये मैट्रिक्स ये लाइन थी एक्चुअल में। समझ रहे हैं? इसको आपकी जानकारी के लिए मैंने ये लाइन बना दी है, बाकी इसको हाइड रखिएगा, ऐसा लगे कि यहाँ लाइन नहीं है। ये टोटल ये 4x4 की 4x3 की मैट्रिक्स है, सॉरी 3x4 की मैट्रिक्स है ना, रो कॉलम। ठीक है, तो क्या कहा भाई इन्होंने? कहा कि अगर आप इंडिविजुअल रैंक ए निकालते हैं और अगर वो रैंक टोटल ए बी के बराबर ना आए तो सर वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा और उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि कंसिस्टेंट होगा तो सर वहां पे दो शर्तें आ जाएंगी। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको पता है कि वहां पे दो शर्तें होना जरूरी है। कंसिस्टेंट में दो चीजें हो सकती हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले देखा आपने, होमोजेनियस सिस्टम क्या था? कंसिस्टेंट ही था ऑलवेज। तो यहाँ पे एक हो सकता है सर यूनिक सोल्यूशन, और दूसरा क्या हो सकता है? इनफिनाइट सोल्यूशन। तो सर यूनिक सोल्यूशन की क्या केस है? सर यूनिक सोल्यूशन तभी हो सकता है जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरी इमेज की वजह से यहाँ पे चीजें ना दिख रही हैं। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पे क्या था? कंसिस्टेंट सोल्यूशन था। कंसिस्टेंट सोल्यूशन में दो सोल्यूशन आएगा। ये नॉन होमोजीनियस की बात हो रही है। दो सोल्यूशन कौन सा आएगा? एक तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकता है। अब यूनिक सोल्यूशन की केस क्या है सर? यूनिक सोल्यूशन की केस आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनफिनाइट में सर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि रैंक ऑफ ए शुड इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। ये यूनिक केस है, ऐसा हमेशा नहीं होता, ये एक यूनिक केस है। लेकिन सर इनफिनाइट की केस क्या है? सेम यही होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा, बट ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के होंगे। ये ध्यान रखना, दोनों में यही छोटा सा डिफरेंस होता है। आप देख रहे हैं तो ये बहुत यूनिक केसेस आती हैं। उस होमोजीनियस की केस में ये क्या था? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के था, लेकिन यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, क्योंकि अब ए बी भी रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। कैसे कर रहा है वो? कैसे रोल प्ले कर रहा है? ऐसे रोल प्ले कर रहा है सर। यहाँ पर आपने बताया तो था यहाँ पे कि ए बी जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ ए आ रहा है, इसलिए ऐसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था
ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझाया, जबकि इसका एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि दिन भर में हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन वहां से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये जो मैंने ऐसे ये इधर उधर कर दिया है ना, ये चीज़ें ऐसे थोड़ा सा भद्दा सा लग रही है। एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है पैड पे, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। नहीं तो लेकिन आपको क्या फोकस करना है, आपको नॉलेज पे फोकस करना है। धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा यार, चिंता मत करो। अभी तक तो व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, मैं इसको जिसको देखना होगा वो वीडियो को पॉज करके आगे जाके देख सकता है। अभी के लिए मैं आपको कुछ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे आसान तो सर डिटर्मिनेंट था, कि आपने ही तो बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो साफ पता चल जाएगा कि सर यूनिक सोल्यूशन है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर सर देखते हैं कि नो सोल्यूशन होगा कि क्या होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट अगर ये मान लो यहाँ नो सोल्यूशन हो गया या इन्फिनाइट सोल्यूशन हो गया, फिर रैंक की बात आती है। तो पहले ही रैंक में क्यों फंसते हैं? पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं सर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया तो फिर रैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे सर? इसको मैं ऐसे निकाल सकता हूं। इसको मैंने अगर लिखना चाहा तो ये 1 2 1 2 1 2 1 1। मैट्रिक्स ए को हम रखते हैं 1 2 1 2 1 2 1 1 1। आप जानते हैं इसको 1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 -2। -2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 -2 को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये 2 -2 हो जाएगा। ठीक, +1 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 -1। अगर हम इसको फाइनल वैल्यूज इसकी निकालते हैं तो ये आ जाएगा -1, ये 2 -2 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा +1। तो ये ओवरऑल कितना आ गया? 0 आ गया। तो सर इसी से तो हमें डर लग रहा था। अभी तो हमने चेक किया कि सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे सर यूनिक सोल्यूशन है और पहला आंसर करके हम आगे बढ़ जाते। लेकिन सर अब तो दुविधा हो गई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया, और इक्वल टू 0 होता है तो सर 2 केसेस आ जाती हैं। एक या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, एक तो या तो नो सोल्यूशन हो सकता है। तो सर अब कैसे करेंगे? अब तो एक ही तरीका है कि रैंक निकालेंगे। और रैंक कैसे निकालते हैं इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि जिसकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगेगी कि नहीं इसको डिटेल में बताना चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सब वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं पहले से, तो उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आई होप सो। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि रैंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम। जब भी ए क्रॉस ए बी की मैट्रिक्स हो तो उसको लिखने का सबसे आसान तरीका है 1 2 1 2 1 2 1 1 1, और बी को भी साथ में लिख लेते हैं। मैंने बोला था ये लाइन आप हाइड करके रखिएगा अपने दिमाग में, ये सोच के रखिएगा कि ये लाइन ही नहीं थी। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने मैट्रिक्स आ गई। तो अब आप आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, रैंक देखिए भाई, रैंक को निकालने का मैं यहाँ तरीका नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो वीडियो और भी ज्यादा लंबा चला जाएगा। रैंक को कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं आपको इसकी लिंक को आई कार्ड में दे दूंगा, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा रहा हूं रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म।
रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म क्या कहता है कि आपको सिर्फ रो रिड्यूस्ड करनी है, कॉलम वगैरह नहीं रिड्यूस करना। आप कॉलम से भी चल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जिसको जैसा तरीका पसंद आता है वो उसी हिसाब से चलना चाहता है। तो भाई आपके पास क्या है, ये 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, तो 3x4 का मैट्रिक्स हुआ ये। अब पहली शर्त ये होती है कि इसको 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 1 है, अगर ये 1 नहीं है तो सबसे पहले इसको 1 बनाना होता है। बाकी की चीज़ें आपको क्या करनी होती है, इसी के नीचे वाली, सर ये मैं इसको, इसी के नीचे वाले जो कॉलम हैं इनके सारे एलिमेंट्स को आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम अगर कहें कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सर R2 में क्या करूँगा, R2 माइनस 2R1 कर देता हूँ, और R3 को तो मैं डायरेक्टली सर R3 माइनस R1 कर दूंगा, तो ये वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, पहली बात तो 1 2 1 ये 6, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। R2 में चेंज हुआ, R3 में चेंज हुआ। R2 में चेंज क्या हुआ सर, R2 में मैंने सर इसको 0 कर दिया, ये भी 0 हो गया। अब R2 माइनस 2R1 मतलब कि 1 माइनस 2 2 मतलब कि ये -3, राइट, ये -3। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे 2 माइनस 2 मतलब ये 0 हो गया, दैट्स गुड। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 2 इंटू 6, ऊपर वाला 6 R1, 2 इंटू 6 मतलब 6 दूनी 12, मतलब -6 आएगा सर, -6 यहाँ पे आएगा, कोई बात नहीं, ये तो 0 ही था। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस R2 किया, सॉरी R1 किया ना भाई, 1 माइनस R1 मतलब ये -1, यहाँ पे 1 माइनस 1 मतलब ये 0, और 5 माइनस 6 मतलब ये -1, यही तो हुआ, R3 माइनस R1। आई होप सो ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा रिड्यूस हो गया। अब दूसरी शर्त क्या रहती थी, दूसरी शर्त ये रहती थी सर कि अब ये दूसरे वाले एलिमेंट को क्या करना है, 1 करना है। अब मैंने बताया ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर -1/3 से, तो ध्यान रखना पूरे रो में आपको इंटू -1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू -1/3। तो -1/3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नई रो निकल के आएगी, और सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 0 से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 था ही ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 -1 0 -1। अब इसके नीचे और ऊपर दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त ये थी कि सर अगर ये 1 बन गया तो अब इसके कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको 0 बनाना है, विद द हेल्प ऑफ किसके, R2, क्योंकि जिसको आपने 1 बनाया उसी के हेल्प से बनाना है। मैं फिर से इसको ले लेता हूं, और मैं फिर से इसको लूंगा तो मैं इसमें क्या रिड्यूस करने वाला हूं, R1 में मैं क्या करूंगा, R1 में R1 माइनस 2 R2, और R3 में मैं क्या करूंगा सर, R3 में मुझे कुछ नहीं करना है, R3 प्लस R2 कर देना है, ठीक है, R2 की ही हेल्प से सारी चीज़ों को करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ नीचे के साइड में, यहाँ लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पहली बात तो ये R2 में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो ये 0 1 0 2 ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा। दूसरा चीज़ R1 में क्या चाहिए, पहली बात तो ये भी नहीं चेंज होगा, 1 0 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि हम 0 बनाए ही थे। तीसरी चीज़ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, R1 में हमें -2 R2 माइनस ये 0 ही है तो ये वहाँ पे 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस 2 इंटू R2 मतलब 2, यही करना है R1 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली 2 आ जाएगा, है कि नहीं, 6 में से 4 गया 2। अब R3 में क्या करना है, R3 में सिर्फ R2 को ऐड कर देना है सर,
R3 में R2 को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0 0, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब कि 1 बचेगा। क्या हुआ, ये -1 में मैंने 2 को ऐड कर दिया तो 1 बचा। आपके सामने मैट्रिक्स फाइनली क्या आ गया, ये आ गया। क्या इसके बाद भी रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं सर, हर जगह इसके बाद आपको फोकस करना होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ये एक रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म आ गई है। सर रैंक क्या होते हैं? बेटा रैंक होती है, रैंक इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। किसमें? इन रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में लिख देता हूं डायरेक्ट। जो रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हमारे सामने आई है, उस रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो अगर मैं चेक करना चाहूं कि मतलब ऐसी रो जो जीरो ना हो। देखिए ये पूरी रो जीरो नहीं है, ये पूरी रो जीरो नहीं है, ये पूरी रो जीरो नहीं है, लेकिन ये किसके लिए? A क्रॉस B के लिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ A को चेक करना चाहूं, B को छोड़ दूं, तो सर A के लिए तो ये सर ये वाली रो जीरो नहीं है, ये वाली भी रो जीरो नहीं है, लेकिन सर ये वाली रो जीरो है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो जो जीरो ना हो, नॉन जीरो रोज क्या कितनी हो गई मैट्रिक्स? अगर मैं रैंक ऑफ A निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। लेकिन अगर मैं रैंक ऑफ AB निकालना चाहूं, A क्रॉस B दोनों का रैंक कितनी होगी 3, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों रोज जो है जीरो नहीं है, तो यहाँ पे 3 में रैंक हो गया, क्योंकि मैंने बोला रैंक डायरेक्टली क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के बराबर होगी। तो आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आया कि सर रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू, रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ AB है सर। और ये किस चीज में था भाई? ये पहली बात तो ये कौन सा ये इक्वेशन है सर? ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता है तो सर वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट दैट मीन्स कि नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने ये चीज समझाई थी कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर क्या आएगा आपके सामने? नो सोल्यूशन आएगा। तो अब अगर मैं देखूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर होना चाहिए नो सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। देखो मैं इतना समय दे रहा हूं एक एक क्वेश्चंस पे, तो आई होप सो कि आप भी कोऑपरेट करेंगे, आप भी इन चीज़ों को समझेंगे। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंस है कि आपको, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए। पूरा टाइम है मेरे पास आपको समझाने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं चीज़ों को समझाता हूं और आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सबसे बुरा तब लगता है मुझे जब मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं और यहाँ पे मान लो 12 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 40 लोग देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं सच में, जो सच में स्टूडेंट हैं, वो वीडियो लाइक भी नहीं करना चाहते। यार आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही है, आपसे कोई वो पेमेंट नहीं ली जा रही है, तो आपको, आप वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं, किसी की भी वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिल रहा है उसको लाइक करने में पैसा नहीं लगता। उससे क्या होता है, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार मुझे मतलब कि काम करना चाहिए और अच्छे से पैशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है चीज़ें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यार आप सब्सक्राइब कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको नॉलेज मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। ये मैट्रिक्स दी हुई है और इस मैट्रिक्स में कह रहे हैं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो आइगन वैल्यूज सब, एक तरीका यह है कि सबसे पहले a माइनस लेमडा आई,
सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 लगा के हम सारी आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं और आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको जोड़ लेंगे तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन एक दूसरा तरीका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट में आएगा। क्या है ये? एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। कौन सी प्रॉपर्टी है? कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। सर ट्रेस? बेटा ट्रेस का मतलब कुछ और नहीं होता। ट्रेस का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ये होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ सर? ये डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कि आप कह रहे हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज अगर मुझे निकालनी है तो फिर मैं ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दूं और आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फिर तो ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट हुआ, बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट हुआ और इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में रहना चाहिए। उतनी बड़ी कैलकुलेशन से अच्छा है इस कॉन्सेप्ट को याद रखा जाए। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं 1 + 5 + 1 करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और ये हमारे सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होगा। हाँ भाई, कितनी बार कहूँ, ये बराबर होगा उसके। आप काउंट करके देख लीजिए। यहीं पे ही एक कॉन्सेप्ट, कोई एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा नहीं गया वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। मतलब कि अगर आप आइगन वैल्यूज जो भी आती हैं अगर वो पूछ ले आपसे, ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, अगर आप सम रख रहे हैं याद, तो फिर आपको क्या रखना है? मल्टीप्लिकेशन भी याद रखना है। ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें सारे आइगन वैल्यूज के तो वो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? डिटर्मिनेंट। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें तो वो डिटर्मिनेंट होगा उन आइगन वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो ये भी याद रखना साथ में, ठीक है? एक के साथ एक फ्री। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स गिवन बिकम सिंगुलर? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? बहुत आसान तरीका है इसको। सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते भी होंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स का एक ही इंडिकेशन है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर किसी भी मैट्रिक्स का 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकालना चाहूँ तो सर क्या निकलेगा? 8 0 × 0 -12, 6 दूनी 12 माइनस एक्स, ये एक्स, उसके बाद 4 × 0 0 -12 दूना 24, 12 दूना 24, फिर ये 0 + 0, उसके बाद कुछ भी रखेंगे चाहे रख लो, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में वैसे भी 0 हो जाएगा। तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को कुछ ऐसा निकालते हैं। क्या निकलेगा? ये -96 है, ये माइनस करिए +24x। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या कहा? डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस केस में? सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में। सिंगुलर इसने बोला था। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो सर इसको लिख सकता हूँ 24x = 96। और आई होप सो ये आई थिंक कि 4 टाइम्स जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 24 × 4 = 96। 4 चौक 16 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक। x = 4 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा मुझे इसलिए कैलकुलेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है। आंसर नंबर 4 आ गया। मतलब कि बहुत आसान था। हाँ आसान था,
कॉन्सेप्ट यह था कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो कोई भी मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और अगर आप डिटरमिनेंट 0 रख देंगे तो फिर आपको आसानी से कोई भी वैल्यूज यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी रख दे, आपको आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। अब देखो, हमने पहला ही क्वेश्चन जो समझा था उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे ये क्वेश्चन है 1.5 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि A इज अ 3x4 रियल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स A है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 3x4 हमने बना दिया था जब हमने A और B दोनों को लिया था साथ में, लेकिन ये कह रहे हैं कि A ही जो है एक मैट्रिक्स है जो 3x4 मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। एंड Ax इज इक्वल टू बी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ऐसा होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि Ax इज इक्वल टू बी है, मतलब कि ये Ax इज इक्वल टू बी टाइप का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहे हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, और आप जानते हैं ये कौन सी, ये है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस की केस में सर आपने दो ही तो चीज बताई थी। एक सर बताई थी आपने इनकंसिस्टेंट, और एक बताई थी कंसिस्टेंट। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोल दिया है कि सर ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो मैं यहीं पे ध्यान दूंगा। मेरे पास शर्तें क्या थी सर इनकंसिस्टेंट की? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। सर एक और तरीका आपने बताया था, वो क्या? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की केस में रैंक ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। यही तो बताया था आपने, ठीक है। तो कह रहे हैं द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए। कह रहे हैं कि अगर ये नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है? यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट में रखिएगा, ये 5 स्टार नोट से कम नहीं है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वो 3x4 का मैट्रिक्स हो, तो इसकी जो मैक्सिमम रैंक है, इसकी जो मैक्सिमम रैंक है वो किसके बराबर हो सकती है? वो हो सकती है मिनिमम ऑफ 3 और 4। मतलब कि इसको अगर मैं कहूं कि इसको मैं m इंटू n बोल रहा हूं, तो ये m एंड n में से जो मिनिमम होगा उसके बराबर हो सकती है मैक्सिमम रैंक इसकी, इस मैट्रिक्स की। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ऐसे मैक्सिमम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो सकती है? मिनिमम ऑफ 3 इंटू 4, मतलब कि 3x3 है ये, 3x4 है ये। एक इंडिकेशन है कि ये इतनी m रोज हैं और n क्या है? कॉलम्स हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि ये 3x4 है, 4 3 12 हो गया, नहीं। ये क्या है? मिनिमम ऑफ 3 और 4, मतलब चाहे जितनी रोज हो चाहे जितना कॉलम हो, लेकिन इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वही मैक्सिमम रैंक ऑफ ए हो जाएगी। मतलब कि यहां पे अगर मैं क्वेश्चन में आता हूं सर, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो हो सकती है, मैक्सिमम रैंक इसकी कितनी हो सकती है? सर मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि मिनिमम ऑफ 3 और 4 में से सिर्फ 3 है मिनिमम। तो ये चीज है। लेकिन कह रहे हैं कि द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए, रैंक ए का जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक है वो क्या हो सकती है? तो यार रैंक तो मैक्सिमम सर 3 हो सकती है रैंक की, लेकिन इन्होंने एक और शर्त दी। वो शर्त क्या दी थी? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा हमें। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कुछ शर्तें हैं। अगर मैं कहूं सर कि अगर हमें ए और बी दोनों मैट्रिक्स लाने हैं, तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होगा, मान लो ये ए मैट्रिक्स था और हमने बीच में बी मैट्रिक्स जोड़ दिया, तो ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था? 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स था। और बी मैट्रिक्स का मतलब होता है एक कॉलम आप जोड़ देते हैं, एक कॉलम जोड़ देते हैं, तो ये कॉलम और बढ़ गया, मतलब कि ये हो गया क्या? 3x5 का मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में? अभी क्या था? 3x4 का मैट्रिक्स था, अब 3x5 का मैट्रिक्स हो गया रैंक ए बी। क्योंकि एक कॉलम हमने, ए बी में क्या होता है? ए में एक कॉलम जोड़ देते हैं, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मैंने दिखाया था अभी n को,
ये रोज, ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास क्या हो गया, 3x5 का मैट्रिक्स हो गया। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कॉमन सेंस से अभी एक प्रॉपर्टी यूज करके, रैंक ऑफ, मैक्सिमम रैंक ऑफ ए बी कितना हो सकता है, 3 और 5 में से मिनिमम क्या है, 3। मैक्सिमम रैंक ऑफ ए बी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। और अभी तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे हैं कि मैक्सिमम रैंक ऑफ ए भी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ये संभव है क्या? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में ये चीजें संभव हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहता ही है कि रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो सर मैक्सिमम रैंक अगर इसकी 3 हो सकती है तो इसकी भी 3 होगी, ये जरूरी नहीं है। इसकी 100% इससे कम ही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैक्सिमम रैंक किसकी हो सकती है, मैक्सिमम रैंक इसी की हो सकती है, ए बी की। तो फिर ए की रैंक क्या होनी चाहिए, कम से कम सर 2 होनी चाहिए, तभी ये शर्त को फॉलो करेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए। क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल रैंक। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन इसने पूछा क्या है, इसने पूछा हाईएस्ट पॉसिबल रैंक। तो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक तो सर रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, सिर्फ 2 हो सकती है, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी जो है मैक्सिमम 3 हो सकती है, और दोनों बराबर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट बोल रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर नंबर 2 होना चाहिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आप देखिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे ही हम हर दिन कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते रहेंगे, और आप बस कनेक्टेड रहिएगा। बिलीव कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपको हर एक कॉन्सेप्ट देके जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पूरा 2022 के पहले अक्टूबर नवंबर तक मैं पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर कर लूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।